गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th की आरोह पुस्तक के खंड काव्य दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गज़ल की व्याख्या बताने जा रही हूँ। दुष्यंत कुमार जी का जन्म सन 1933 ईस्वी में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, जो कि एक उपन्यास है, में प्रमुख हैं। जो गज़ल हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, उस गज़ल का संग्रह साए के धूप से लिया गया है। गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना की शक्ल देती हैं। रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह, ये गज़ल की विशेषताएं हैं। अब हम उस दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गज़ल की व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इस गज़ल की रचना दुष्यंत कुमार जी ने की थी पहले जब राजनीति होती थी। जो नेता लोग थे, आज भी जो राजनीति होती है उसमें जो नेता लोग हैं वो बड़े बड़े वादे जनता से कर लेते हैं, ठीक है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और फिर अपना वोट पाने के बाद, जीत जाने के बाद, नेता बन जाने के बाद वो लोगों को भूल जाते हैं। उन्हें केवल अपने आप को सुधारने में ही का ही ध्यान रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दुष्यंत कुमार जी ने लोगों की मनोभावों को यहाँ पर व्यक्त किया है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कि ये बात तो वोट देने से पहले तय थी कि हर एक घर में रोशनी होगी, हर एक घर में सुविधाएं होंगी, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ तो एक एक घर में रोशनी और सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात की जा रही थी, लेकिन अब पूरे शहर में कहीं भी सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। मयस्सर मतलब कुछ भी उपलब्ध नहीं है। कहीं किसी प्रकार की रोशनी से तात्पर्य यहाँ पे खुशियों से है, सुविधाओं से है, तो किसी प्रकार की सुविधाएं लोगों के लिए यहाँ पर नहीं है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। दरख्तों अर्थात पेड़। इसका अगर दूसरा अर्थ निकाला जाए तो दरख्त अर्थात ऐसी चीज़ जहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए, ठीक है। अब यह जगह ऐसी हो गई है कि पेड़ के नीचे इंसान साए के लिए खड़ा होता है, थोड़ी देर आराम करने के लिए, स्वच्छ वायु के लिए खड़ा होता है, लेकिन अब इसी पेड़ के नीचे हमें धूप लग रही है। कहने का तात्पर्य जो हमारे रखवाले थे अब वही हमारे लिए घातक साबित होते जा रहे हैं। चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। कवि कहता है, दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब यहाँ पर हमारे लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है, अब यहाँ से हमें पूरी ज़िंदगी के लिए कहीं दूर चले जाना चाहिए। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि अगर इनके पास अपना पेट पहनने के लिए कमीज, शर्ट नहीं है, अर्थात अपने कमर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए अगर इनके पास कोई वस्त्र नहीं है, तो वो अपने पैरों को सिकोड़ करके ही अपने शरीर को ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं सफ़र के लिए। ये लोग जो अभावों में भी अपना जीवन जी ले रहे हैं, वही लोग इस सफ़र के लिए सही हैं, ठीक है। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा है तो नज़र के लिए। अगर कोई हमारी मदद नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमारा अपना ख्वाब है जो हमें एक खुशनसीब, एक अच्छा वातावरण दिखा सकता है, तो हमें अपने नज़रिए को अच्छा बनाना होगा। इन पंक्तियों में कहते हैं कि खुदा न सही,
खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा है नज़र के लिए, कि हमारा जीवन उसी से गुजर जाएगा कि हम ख्वाब देखते हैं और कुछ उसी ख्वाब के माध्यम से अपने जीवन के जो सुनहरे सपने हैं वो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, कोई हमारी मदद नहीं करता है तो क्या हुआ, हम खुद ही हमारी मदद कर लेंगे। ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन मतलब आश्वस्त, मतलब फिक्स है, ये ऐसा होता है कि पत्थर को पिघलाया नहीं जा सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, लेकिन मैं बेचैन हूँ कि मेरी आवाज़ में वो असर आए जो लोगों तक पहुँचे और उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक करे। ठीक है, समाज में एक बदलाव जो दुष्यंत कुमार जी लाना चाहते हैं उसी की अभिव्यक्ति उन्होंने इन पंक्तियों में की है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, कि मैं बेचैन हूँ, मैं व्याकुल हूँ कि मेरी आवाज़ में कुछ असर हो जो लोगों तक पहुँचे और समाज में बदलाव हो। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। निजाम मतलब शासन। ठीक है, तो दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि आप एक शायर की जुबान को सील सकते हैं, मतलब उसे शायरी करने से रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना एहतियात बरत के अपनी शायरी को लिखता हूँ। ठीक है, इसमें छंदबद्धता, बहर मतलब एक छंद के द्वारा प्रयोग करते हुए मैं अपनी शायरी को लिखूँगा कि कोई शासन जो है मुझे नहीं रोक पाएगा। मैं इतना एहतियात बरतते हुए अपनी रचनाओं को करूँगा। अगली पंक्तियों में कहते हैं, जिए तो अपने बागीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। ठीक है, गुलमोहर से तात्पर्य यहाँ स्वाभिमान से, वजह से गुलमोहर का वृक्ष जो है वो खड़ा रहता है। ठीक है, उसके पुष्प पनपते रहते हैं। ठीक है, लोगों को उससे आनंद मिलता रहता है। तो उसी तरीके से दुष्यंत कुमार जी कहते हैं, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। ठीक है, अगर हम जिए तो जिस तरीके से हमारे बागीचे में गुलमोहर है, जिस तरीके से अडिग खड़ा है, ठीक है, खुशियाँ और खुशबू बिखेर रहा है, उसी तरीके से अपने स्वाभिमान के लिए मैं गुलमोहर के वृक्ष के तले ही रहना चाहता हूँ, मतलब अपने स्वाभिमान के साथ ही जीना चाहता हूँ। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और अगर हमारी मृत्यु भी हो तो हमारे स्वाभिमान के लिए हमारी मृत्यु हो। तो ये जो गज़ल था दुष्यंत कुमार जी का, वो समाज में एक बदलाव लाने के लिए इन्होंने अपनी इस गज़ल की रचना की थी। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, और यह गज़ल देश में नेताओं की जो स्थिति थी उसे दर्शाने के लिए है। आशा करती हूँ कि आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। धन्यवाद।